नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी जो परीक्षा थी, यानी जो आपका आज पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम था, वो बहुत अच्छा गया होगा। और जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज हम फिर से रिवीजन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आज भी हम वही रिवीजन करेंगे जो इससे पहले 2-3 दिन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो वो है चेनाब नदी। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो रियासी जिले यानी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? पटचित्र चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है उड़ीसा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में ये प्रसिद्ध है, लेकिन मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो भगवान जगन्नाथ के रूप को ये पट यानी कपड़े के ऊपर बनाते हैं और फोल्ड यानी कि रोल बना करके रखते हैं, और बाकायदा उसमें एक कहानी होती है, एक थीम होती है। जिस पर्दे पर ये बने होते हैं उसी पर्दे पर प्रदर्शन करके ये भगवान जगन्नाथ की और देवताओं की जो कहानियां होती हैं या उनकी पौराणिक जो कथाएं हैं उनको वर्णित करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जूलॉजिकल गार्डन का नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जूलॉजिकल गार्डन का नाम अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा है। तो क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खान, उनके नाम पर जूलॉजिकल गार्डन जो गोरखपुर का है उसका नामकरण किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां। जो भारत का पंजाब है यानी कि जो इंडिया साइड का जो पंजाब है, उस पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के किस स्थान पर सिंधु नदी से जाकर के वो मिलती हैं। तो 5 नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो ये पांचों की पांचों जो नदियां हैं वो सिंधु नदी से पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं और उस जगह का नाम है मिठन कोट। क्या नाम है? मिठन कोट। तो मिठन कोट में भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां वहां जाकर के मिलती हैं। अगला प्रश्न है, गौवंश के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किस राज्य ने किया है? तो गौ कैबिनेट का जो गठन है वो करने वाला जो राज्य है वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश ने गौवंश के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को, कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को, जो कर्नाटक का जो प्लेट्यूज का जो एरिया है उनमें जो पहाड़ी भाग हैं उनको मलनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मलनाद कहा जाता है। उसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड किताब के लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मरूफ रजा हैं। तो कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी एक किताब का नाम है और इस किताब के जो लेखक हैं वो इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मरूफ रजा हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इंडो चाइना बॉर्डर रोड परियोजना, इंडो चाइना बॉर्डर रोड परियोजना यानी आईसीबीआर की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी, यानी आईसीबीआर की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन है? तो वो पहली महिला अधिकारी हैं वैशाली एस हिवासे। कौन है? वैशाली एस हिवासे। तो ये जो हिवासे हैं, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये इंडो चाइना यानी कि आईसीबीआर की पहली महिला कमांडेंट है, अधिकारी हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, बीआरओ का गठन, बीआरओ का गठन कब किया गया था? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन कब किया गया था? तो 7 मई 1960 ईस्वी में बीआरओ का गठन किया गया था। उसी तरह अगला जो प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने किस सड़क निर्माण के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है उन्होंने, क्यों करवाया है? क्योंकि उन्होंने उमलिंग ला यानी उमलिंग का जो दर्रा है, उमलिंग के दर्रे में उन्होंने सड़क बनाई है और ये उमलिंग का जो दर्रा है वो सबसे ऊंचे स्थान, भारत के सबसे ऊंचे स्थानों में से
एक है। तो लिहाजा उमलिंगला में इन्होंने सड़क निर्माण किया, जिसकी वजह से जो सीमा सड़क संगठन है इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क देश बन गया है? तो वो बेटा देश है चीन। कौन सा है? चीन। क्योंकि चीन को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आया है, तो जाहिर सी बात है कि चीन तीसरे नंबर पर आया होगा। वही अमेरिका अभी भी रोड नेटवर्क के मामले में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर चीन का नाम आता है। उसी तरह बीआरओ के 28वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं। कौन है बेटा? 28वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं। उन्होंने किस अधिकारी की जगह ली है, यानी उनको किस अधिकारी की जगह पे ये अपॉइंटमेंट मिला है या उनकी नियुक्ति की गई है? तो वो व्यक्ति हैं जनरल राजीव चौधरी। जनरल राजीव चौधरी 27वें थे महानिदेशक और 28वें कौन है? जनरल रघु श्रीनिवासन। उसी तरीके से अगला प्रश्न है, देश में 66.71 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। कितने का है बेटा? 66.71 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है भारत के अंदर, जो विश्व का दूसरे नंबर का नेटवर्क है। किस नंबर का? दूसरे नंबर का नेटवर्क है। उसी तरीके से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 यानी NH44 है, जिसे पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से भी जाना जाता था। ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विस्तृत है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। वही नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है? जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है? तो वो बेटा 3745 यानी 3745 किलोमीटर है। उसी तरह NH44 भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो NH44 भारत के जिन राज्यों से होकर के गुजरता है उनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, यानी कि जो कर्क रेखा है हमारी, जो लाइन ऑफ कैंसर की जो बात कर रहे हैं, कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं वो बेटा कौन कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 अगर हम लोग वेस्ट से देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं, यानी इन राज्यों के ऊपर से होकर के कर्क रेखा जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? तो हमने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे NH44 मैंने बताया था। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? तो NH27 है। कौन सा है बेटा? NH27। ये सिलचर, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक ये जाता है, यानी इसका जो मार्ग है वो असम के सिलचर से और गुजरात के पोरबंदर तक निश्चित है, और इसकी अनुमानित जो दूरी है वो 3507 किलोमीटर है। कितना? 3507 किलोमीटर है। उसी तरह अगला जो प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाला समुद्री क्षेत्र, यानी भारत को श्रीलंका से पृथक करने यानी अलग करने वाला जो समुद्री क्षेत्र है वो क्या है? कि मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य, यानी कि जो पाक स्ट्रेट है वो और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों मिलकर के श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। उसी प्रकार से अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो साउथ, बिल्कुल साउथ मोस्ट जो टिप है तमिलनाडु के अंदर, वो है कन्याकुमारी। ये जो बिल्कुल नीचे दक्षिण में आता है, तमिलनाडु में आता है, बिल्कुल भारत के बिल्कुल नीचे आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु बेटा क्या है? कन्याकुमारी है। उसी प्रकार भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है, ये इसका जो दूसरा नाम है वो है इंदिरा पॉइंट,
है ना। पिग्मेलियन पॉइंट को या मिंद्रा पॉइंट कहते हैं, और वो ये कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को बांटने का काम करता है, उसमें भी ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। क्या स्थित है? पिग्मेलियन पॉइंट, जैसे इंदिरा पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह भारत का उत्तरी बिंदु, यानी कि जो उत्तर का जो टिप है कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। कौन सा बेटा? इंदिरा कोल है। उसी तरह भारत का पश्चिमी बिंदु, जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न पॉइंट है जो भारत का आखिरी, वो भारत का पश्चिमी बिंदु राजहर क्रीक है। क्या है? राजहर क्रीक। ये गुजरात में पड़ता है राजहर क्रीक। उसी प्रकार से अगला है भारत का पूर्व बिंदु, यानी कि ईस्ट की बात करें, बिल्कुल ये ईस्ट में आप देखिए, ईस्ट ये बिल्कुल यहां ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश साइड आप, तो भारत का पूर्वतम बिंदु वालांगू है। क्या है? वालांगू, यानी वालांगू पूर्वतम बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यानी कि जो एरिया वाइज बात हो रही है, क्षेत्रफल वाइज बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। कौन सा राज्य सबसे छोटा? गोवा है। तो गोवा को हम लोग सबसे छोटा राज्य मानते हैं। उसी तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, अब ये पॉपुलेशन के हिसाब से है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो भारत का है वो है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, यानी कि जहां क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है वो है लद्दाख। क्या है बेटा? लद्दाख है। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। अभी जब तक कि ये लद्दाख को हमने केंद्र शासित राज्य नहीं बनाया था, तब तक अगर आप पुरानी किताबों को देखेंगे तो वहां पर आपको लद्दाख की जगह पर अंडमान निकोबार का नाम मिलता है। लेकिन अब क्योंकि लद्दाख को हमने केंद्र शासित राज्य बना दिया है, तो लिहाजा इस समय जो आंसर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वो है लद्दाख। उसी तरह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है बेटा? लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप आपको अरब सागर में मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, डेंस पॉपुलेटेड जो केंद्र शासित राज्य है वो है बेटा दिल्ली। क्या है? दिल्ली राज्य, ये केंद्र शासित राज्य है। उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश, जनसंख्या जहां बहुत लेस पॉपुलेशन है, सबसे छोटा जो प्रदेश है वो है हमारा लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप सबसे छोटा माना जाता है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, यानी टोटल जो द्वीप हैं, आइलैंड्स है हमारे यहां, वो कितने हैं? तो टोटल द्वीपों की संख्या बेटा कितनी है? यहां पर 248 है, 248 है। और इसमें भी हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में 223 यानी कि 223 द्वीप स्थित हैं, जबकि अरब सागर में 25 द्वीप स्थित हैं। तो अरब सागर में 25 द्वीप हैं भारत के, और बंगाल की खाड़ी में 223 द्वीप स्थित हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है पूर्वी घाट को, या पूर्वी घाट के जो तट हैं उनको क्या कहा जाता है? जो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, उनके कोस्टल एरियाज को या तट को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्वी घाट के तट को हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। उसी तरह पश्चिमी घाट को के जो तट हैं, पश्चिमी घाट के जो तट हैं उनको क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट जो हमारे हैं उनके तटों को हम मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है मानसून की पहली बारिश कहां होती है? जो मानसून है उसकी सबसे पहली बारिश कहां होती है? तो भैया सबसे पहली जो बारिश होती है वो केरल राज्य में होती है, और केरल में भी कहां होती है? तिरुवनंतपुरम और कोचीन में, यानी तिरुवनंतपुरम और कोचीन में मानसून की सबसे पहली बारिश
होती है। उसी प्रकार अगला जो हमारा प्रश्न है, उफनती लहरों के कारण, उफनती हुई लहरों के कारण तटीय बाढ़ जब आती है, जो तट पे किनारों पे जब जल स्तर बढ़ता है तो किनारों पर बाढ़ भी आती है, तो ऐसी बाढ़ को केरल में क्या कहते हैं? तो जब उफनती लहरों के कारण जब केरल में बाढ़ आती है तो उसको क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। तो उसको भैया कहते हैं कल्लकदल, यानी क्या कहते हैं? कल्लकदल। कल्लकदल उसको कहा जाता है और अंग्रेजी में इन्हें स्वेल वेव्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वेल वेव्स कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा अगला जो प्रश्न है, आयुष्मान भारत के 5 करोड़ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने 5 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड जो हैं वो वितरित किए हैं या लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या जारी किए हैं। अगला जो प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य में 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ओखला पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस मंत्रालय ने दिल्ली में महासागर पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की? यानी ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी करने वाला जो मंत्रालय है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। यानी पृथ्वी मंत्रालय जो विज्ञान मंत्रालय है उसने ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यानी स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था हरियाणा राज्य में। कहां किया गया था? हरियाणा राज्य में किया गया। और इसका उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? यानी कि अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो वह टाइगर वुड्स, यानी टाइगर वुड्स को यह पुरस्कार 2024 का बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया है। उसी तरह अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे यतिन भास्कर दुग्गल। यानी यतिन भास्कर दुग्गल को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, यानी डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी जो है उसकी स्थापना किसने की है? तो साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना आरबीआई ने की है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के संकेतों का पता लगाने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मांड के संकेतों का पता लगाने के लिए किस एजेंसी ने प्रतुष टेलीस्कोप को विकसित किया है? प्रतुष, PRATUSH, प्रतुष टेलीस्कोप को विकसित किया है। तो वो एजेंसी है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे विकसित किया है। और किसकी मदद से किया है? इसरो की मदद से इसे विकसित किया है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, सतपुला बांध, सतपुला यानी सातपुल, सतपुला बांध किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सतपुला बांध हम सब जानते हैं, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, कि ये दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसे बनवाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, अहोबिलम तीर्थ स्थल, कौन सा तीर्थ स्थल? अहोबिलम तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो बेटा वो है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी खासियत यह है कि जो अहोबिलम तीर्थ स्थल है ये जंगल में है और घने पेड़ पौधों के बीच में है। तो वहां के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, वहां के जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, वहां पर जानवरों को संरक्षित करने के लिए प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, यानी कि पॉलिथीन फ्री, यानी प्लास्टिक फ्री उसे जोन बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय खुफिया इकाई यानी
FIU। वित्तीय खुफिया इकाई FIU किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वो है वित्त मंत्रालय, यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GSTAT, माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GSTAT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष का नाम यहां पर पूछा जा रहा है। तो नया अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया वो है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को इसका GSTAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है 5080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सांगलाफू, क्या सांगलाफू झील किस राज्य में स्थित है? तो सांगलाफू झील सिक्किम राज्य में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है किस संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च की है? तो ये IoT लॉन्च करने वाला जो संस्थान है वो है IIT मद्रास, यानी IIT मद्रास के छात्रों ने देश की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT को विकसित किया है। अगला है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो सौर ऊर्जा उत्पादक देश में हमने जो तीसरे नंबर पर जो देश था वो जापान था, और जापान को पछाड़ करके हमने वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने जापान को पछाड़ा है और तीसरा स्थान सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की जो श्रृंखला है उसमें उसने अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है सैन्य वाहनों की अश्व श्रृंखला, सैन्य वाहनों की अश्व श्रृंखला यानी जैसे टेट्रा ट्रक वगैरह बनते हैं या और मालवाहक ट्रक बनते हैं, मिसाइलें वगैरह ढो के ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, और आर्मी यानी कि सेना के लिए बहुउपयोगी जो ट्रक्स बनते हैं। तो सैन्य वाहनों की अश्व श्रृंखला देश के किस शहर में विकसित की जा रही है? तो जिस शहर में विकसित हो रही है उसका नाम है बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु में अश्व श्रृंखला के सैन्य वाहन तैयार किए जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ कुछ ये जो पॉइंट्स थे, कुछ जो प्रश्न थे, ये मैंने आपको बताए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएंगे, ये आ सकते हैं, या आपने जो तैयारी की है यहाँ मैं सिर्फ उसको एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ। ये आप सिर्फ रिवीजन मानिए इसको, और रिवीजन के तौर पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कंटेंट मिलेगा। तो कल के जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, उसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत एकाग्रचित होकर के अपने प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद सही उत्तर की तलाश करके ही उसको टिक करना, जल्दबाजी मत करना, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अपने हर प्रश्न का जवाब देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ।